जी। अब मेष राशि का मालिक मंगल है, वृषभ राशि का मालिक शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क राशि का मालिक चंद्र, ये तो हमें पता चल गया। पर क्या ये सभी राशियां अपने अपने घरों में रहती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये राशियां अपने घर बदलती रहती हैं, जैसे कि हम इधर उधर घूमने जाते हैं। धरती हमारा घर है तो हम धरती पे घूमते हैं, है ना। हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, अपने मित्रों के घर जाते हैं, अपने दफ्तर में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और घूमने फिरने भी जाते हैं। तो जहां पर हमारे को जैसा ट्रीटमेंट मिलता है हम वहां वैसा व्यवहार करते हैं। पर अब हम, ऐसा तो नहीं है ना, किसी के घर हम गए, हमें अच्छा लगा, हमारे को बहुत अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, तो हम फैल गए कि भैया आप तो हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसके लिए फिक्स पीरियड बना कि भाई आपको इतने टाइम एक राशि में रहना है और उसके बाद उस राशि को छोड़ना है। ये मैंने कल जो आपको बताया था, ये इसका फिक्स रोटेशन था। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहेंगे और उसके बाद उनको राशि बदलनी पड़ेगी। चंद्र एक राशि में 2.25 दिन रहेंगे और राशि बदलेंगे। मंगल 45 दिन में बदलेंगे। बुध 25 से 28 दिन में। गुरु 12 से 13 महीने में। गुरु गुरु यानी 1 साल में। शुक्र अगेन 25 से 28 दिन में। शनि 2.5 साल में। और राहु केतु 1.5 साल में। करेक्ट। ये ऐसे राशि बदलेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे बदलेंगे मैं आपको बताती हूँ। मकर संक्रांति का एग्जाम्पल सब जानते हैं कि मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को आती है। क्या होता है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति, हर संक्रांति पर सूर्य अपनी राशि बदलते हैं। करेक्ट। अब 14 या 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आते हैं, इस वजह से इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। हर 30 दिन में बदलते हैं क्योंकि सूर्य को एक राशि में 30 दिन रहना अलाउड है। तो ठीक 30 दिन बीते, 14 फरवरी आ गई, सूर्य कहां पहुंच गए? कुंभ राशि में। फिर 30 दिन बीते, 14 मार्च आ गई, कहां पहुंच गए? मीन राशि में। फिर 30 दिन बीते, 14 अप्रैल, कहां पहुंच गए? मेष में। ऐसे ही 14 मई को वृषभ में, 14 जून को मिथुन में, 14 जुलाई को कर्क में, 14 अगस्त को सिंह में, 14 सितंबर को कन्या में, 14 अक्टूबर को तुला में, 14 नवंबर को वृश्चिक में और 14 दिसंबर को धनु राशि में। ठीक है। और 14 जनवरी को फिर से कहां पहुंच गए? मकर राशि में। करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। अब ये 14 तारीख फिक्स नहीं होती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो 14 फिक्स कर दी। जैसे महीने के दिन फिक्स नहीं होते, कोई महीना 28 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 31 दिन का, वैसे ही ये 2-3 दिन आगे पीछे तारीख हो सकती है। 13 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। पर आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको पंचांग बता देता है। हम तो कैलकुलेटेड मेथड समझ रहे हैं कि कैसे राशियां बदलते हैं। ऐसे ही चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलते हैं, ऐसे ही मंगल 1.5 महीने में बदलते हैं, जो इनका फिक्स पीरियड है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? अब हम दोबारा इधर आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो सूर्य है वो राजा राम है और सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहता है। अब अगर सूर्य मेष राशि में जाते हैं, अब मैं आप लोगों को अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रही हूँ, मुझे साथ साथ जवाब देना, मुझे पता चलेगा क्या समझ आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी, आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हो। बताइए, सूर्य अगर मेष राशि में पहुंचे तो मेष राशि के मालिक कौन है? हाँ मंगल। जी, मंगल। मंगल में मंगल। मंगल। बिल्कुल सही। मंगल। और मंगल। मंगल, मंगल कौन है? हनुमान जी। मंगल कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी। अब राम जी अगर हनुमान जी के घर पहुंचेंगे तो राम जी को कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? राजा वल्लभ। अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा ना? हाँ जी। हाँ। तो फिर जब
सूर्य यानी कि राजा राम, मंगल यानी हनुमान के घर पहुंचते हैं तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, यानी उनकी पावर बढ़ जाती है। अब यही सूर्य चंद्र की राशि में पहुंचे, कौन सी होती है चंद्र की राशि? कर्क। कर्क राशि। कर्क। लिखवाई थी ना मैंने कल। हाँ जी। चंद्रमा कर्क राशि के मालिक है, याद है? जी जी। तो फिर अब सीता माता है चंद्रमा, तो राजा राम सीता माता के घर पहुंचे तो कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा? अच्छा। कैसा अच्छा, मिलेगा? सेवा वाला। सेवा। अच्छा मिलेगा, मतलब अच्छा या बुरा, बस सिंपल, ठीक है? अच्छा। ठीक है। अब राजा राम बुद्ध यानी नपुंसक राजकुमार के घर पहुंचे, प्रिंस है ये, अपने बेटे के घर, तो भी अच्छा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। हाँ जी। यही हाँ जी। राजा राम गुरुदेव के घर पहुंचे। गुरुदेव कौन है? राजा के मंत्री हैं, राजा के ब्राह्मण पुरोहित है, राजा को सलाह देने चलो। वाले हैं, है ना? तो भी अच्छा मिलेगा। यही सूर्य रूपी राजा राम शुक्र की राशियों में पहुंचे, मतलब वृषभ और तुला। अब कैसा मिलेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन है? कौन है असुर। ये? देवताओं के गुरु। ये कौन है? असुर देवताओं का। के गुरु असुर के शुक्राचार्य। गुरु हैं। ये राक्षसों के गुरु हैं, हाँ जी। यानी लंका वालों के गुरु। अब लंका वालों के राक्षस कहाँ रहते थे रामायण में? लंका में। अगर मैं रामायण की बात करूं तो राजा राम को लंका में वेलकम देने वाला है क्या कोई? नहीं। तो वहां पे स्ट्रगल बढ़ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया ना, तो यहाँ राजा राम को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। अब राजा राम कहाँ पहुंचे? यानी सूर्यदेव शनि की राशि में, यानी कि मकर और कुंभ में। अब वो कौन है? सूर्य शनि का 36वां बेटे आंकड़ा है, जानते हैं ना सब? थे। हाँ जी मैम, शनि उनके बेटे थे ना। और बेटे उनके भले हैं बिल्कुल लेकिन बनती नहीं है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं बनती, ऑपोजिट चलते हैं दोनों। हाँ, एक दिन है दूसरा रात है, तो यहाँ पर भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। राहु केतु की कोई राशि होती नहीं है, राहु केतु जिसके साथ बैठते हैं रायता फैलाते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है? तो अब इस तरह से आपको पता चला राशि परिवर्तन के हिसाब से बल कैसे देखते हैं। ऐसे ही हर राशि का रहेगा, ऐसे ही हर ग्रह का रहेगा, समझ गए? क्लियर? ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, पहला था हमारा राशि परिवर्तन के आधार पर फल, दूसरा है हमारा चाल के आधार पर। क्या है दूसरा? चाल के चाल आधार के पर। आधार। ठीक है। अब ये कैसे देखते हैं? देखो, ग्रहों, अब राशियां बदल रहे हैं तो मतलब चल रहे हैं ना, चलेंगे तो ही तो राशि बदलेंगे। जी। अब चाल जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है वक्री और एक होती है मार्गी। वक्री का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में उल्टा चलना, और मार्गी का मतलब होता है सीरियल ऑर्डर में सीधा चलना। मतलब अगर कोई ग्रह पहली से दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि, तीसरी से चौथी राशि, मतलब सीरियल ऑर्डर में चलता है, मेष से वृषभ, वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क, कर्क से सीरियल ऑर्डर में सीधा, ओके, तो वो होती है आपकी मार्गी चाल। वो क्या होती है आपकी मार्गी चाल? दिस वन, ये देखो, सीरियल ऑर्डर ये है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, ये है सीरियल ऑर्डर। बट ये तो हुई सीधी चाल, इसको बोलते हैं मार्गी, सीधा चल। बट अगर कोई ग्रह उल्टा चलता है, उल्टा कैसे? पांचवी से चौथी, सिंह से कर्क में, कर्क से मिथुन में, मिथुन से वृषभ में, और वृषभ से मेष में, मतलब उल्टा, पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली, तो ये होती है वक्री चाल, इसको बोलते हैं उल्टा चल। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, क्योंकि ये तो ग्रह ही नहीं है, राक्षस है, उल्टा ही चलेंगे। और सूर्य चंद्र हमेशा सीधे चलते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और चंद्रमा
रानी। ठीक है, अब बच गए बीच के 5 ग्रह, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ये 5 ग्रह कभी उल्टे चलते हैं, कभी सीधे चलते हैं। अब क्यों चलते हैं ये एक अलग प्रोजेक्ट है, फिलहाल इतना ही समझो। अब हमें कैसे पता चले जब हमारा जन्म हुआ था कि कोई ग्रह वक्री था या मार्गी? मार्गी था तो वो सीधा काम करेगा, वक्री था तो वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा। कैसे? सपोज सोच के देखो, मैं अपने घर से दफ्तर के लिए निकलूं और मेरा दफ्तर मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर हो। आधे रास्ते जाकर के मेरे को याद आ जाए कि भाई मेरी फाइल तो घर रह गई है, मैं वो फाइल उठाने घर आऊं और फिर से दफ्तर जाऊं। डेफिनेटली मैं दफ्तर जाने के लिए लेट हो जाऊंगी कि नहीं? अब जब मैं देर से दफ्तर पहुंचूंगी तो क्या होगा? बॉस से डांट पड़ेगी, पूरा दिन मेरा मूड खराब रहेगा। इट कैन बी पॉसिबल कि मेरी कोई सैलरी वैलरी भी कटे, हो सकता है कि नहीं? ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई ग्रह हमारे जन्म के समय वक्री होता है तो वो वैसा काम नहीं कर पाता है, वैसी ड्यूटी नहीं कर पाता है जैसे कि सामान्य रूप से करता, क्योंकि वो खुद ही सामान्य पोजीशन में नहीं है। काम हम सामान्य कब करेंगे? जब हमारा मूड अच्छा होगा, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, है ना? अगर हम खुद ही परेशान है तो काम कैसे करेंगे? करेक्ट। तो अब ये दिखते कैसे हैं, सवाल ये पैदा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप लोगों ने कुंडलियां तो बनाई है, तो जो आपने कुंडली बनाई है वो कैसे दिखती है, राइट? सीधे कुंडलियां जो आपने निकाली होंगी ना वो कुछ ऐसी दिखती होंगी, ऐसी दिखी है ना आप लोगों ने जो कुंडली बनाई है? जी अब इसके अंदर देखना किस ग्रह के ऊपर स्टार लिखा है। ये स्टार दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ये स्टार? ये गुरु, यस मैम। गुरु। रा के ऊपर स्टार दिखाई दे रहा है? हाँ जी। दिखाई दे रहा है ना? तो जिस भी ग्रह के ऊपर स्टार होता है वो आपके जन्म के समय ग्रह वक्री होता है। वो ग्रह क्या होता है? वक्री होता है। अब इस कुंडली में ध्यान दीजिएगा, केतु वक्री है, राहु वक्री है और गुरु वक्री है। अब एक बात और, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो आपको ये कुंडली में दिखाई देंगे, बट ये हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों ने जो कुंडली निकाली होगी वो इंग्लिश सॉफ्टवेयर में निकाली होगी, तो वहां पर MA जहां पे लिखा होगा MA उसको कहते हैं मार्स। उसे क्या कहते हैं? मार्स, यानी कि मंगल। आप लोगों ने जहां पे लिखा होगा JU, JU वो होता है जुपिटर, यानी कि गुरु। SA जहां पे लिखा होगा SA वो होता है सैटर्न, सैटरडे, सैटर्न यानी कि शनि। जहां लिखा होगा ME, ME वो होगा मर्क्यूरी, यानी कि बुध। जहां होगा SU, SU यानी कि सन माने सूर्य। जहां होगा मून, MO मून यानी कि चंद्रमा। जहां होगा सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, गुरु हो गया, शुक्र, VE, VE यानी कि वीनस माने शुक्र, और उसके बाद राहु और केतु। ठीक है जी, हो गए 9 ग्रह। अब
जिस भी ग्रह के ऊपर आपका स्टार लगा हुआ है, जिसके ऊपर भी आपका क्या लगा हुआ है, स्टार, वो ग्रह आपके जन्म के समय वक्री था। ओके, क्लियर यहां तक? अब आप लोगों ने जो कुंडलियां निकाली होंगी उन सब में नोटिस करना, सबके नंबर अलग होंगे। देखो ये तो एक है, यहाँ तो एक आया है, पर सबका ये एक नंबर नहीं होगा। है क्या सबका एक नंबर जो आपने निकाला है? नहीं ना। तो अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो ध्यान से, आप लोगों ने जो भी कुंडली निकाली है वहां जहां पर ला लिखा है, LA ला लिखा है ना, सबकी कुंडली में एक जगह लिखा है कि नहीं लिखा? जो कुंडलियां निकाली है स्क्रीनशॉट, हाँ जी। वो कुंडली का पहला घर होता है। कभी भी घरों के नंबर नहीं लिखे जाते, वो हमारे माइंडसेट में होते हैं, राइट? घरों के नंबर नहीं लिखे जाते, वो हमारे माइंडसेट में होते हैं। जो नंबर यहाँ दिखाई देते हैं वो राशि के नंबर दिखाई देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये पहला घर है और यहाँ पे कौन सी राशि है? मिथुन मिथुन। राशि। तीसरे नंबर की राशि कौन सी होती है? मिथुन। राशि लिखवाया था। अब 3 के आगे 4 आया, ये दूसरा घर है और यहाँ पे कौन सी राशि है? पर। कर्क। ये तीसरा घर है, यहाँ कौन सी राशि है? सिंह। सिंह। नहीं। हाँ, हाँ। 5वीं सिंह होती है, ठीक है। जी जी। ये चौथा घर है, यहाँ कौन सी राशि है? कन्या। कन्या राशि। कन्या। 6 नंबर वाली कन्या होती है। आप लोगों को लिखवाई है ना राशियां, कल लिखवाई थी ना जी मैम। सीरियल ऑर्डर में से। ये कौन सा घर है? 5वां। 5वें घर में कौन सी राशि है? तुला। तुला। ये छठा घर है। छठे घर में कौन सी राशि है? वृश्चिक। ये 7वां घर है, यहाँ कौन सी राशि है? धनु। धनु। ये कौन सा घर है? 8वां घर। 8वां। ये कौन सी राशि है? मकर। मकर। ये कौन सा घर है? 9वां। धनु। नवा। ये कौन सी राशि है? कुंभ। कुंभ। कुंभ कुंभ। राशि। ये कौन सा घर है? 10वां। यहाँ कौन सी राशि है? मीन। मीन। ये 11वां, यहाँ है मेष। ये है 12वां, यहाँ है वृषभ। अब अगर देखोगे तो यहाँ ग्रहों के नाम भी लिखे हुए हैं। ओके, अब राशि परिवर्तन क्या है ये समझ में आ गया, चाल क्या है ये समझ में आ गया, कैसे देखते हैं। अब आयु देखनी है। ये ध्यान से देखो, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ग्रह, इन सब के ऊपर ये देखो, मंगल के ऊपर 00 लिखा है ना? जी। हाँ जी। बुध के ऊपर 17 लिखा है। हाँ जी। चंद्र के ऊपर 12 लिखा है। जी। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये होती है ग्रहों की आयु। ये क्या होती है? ग्रहों की एज। आयु। ग्रहों की एज 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। 0 से 30 डिग्री। कितनी? 30। 0 से 30 डिग्री फिक्स है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। मैम हर ग्रह की अपनी। हर ग्रह की 0 से 30 के बीच में ही होती है। ठीक है। ठीक है, अब आप वो चल रहा है, जैसे हम आयु बिताते हैं, हमारा 365 दिन का 1 साल है, उनका 1 डिग्री का अपना नियम है, जितनी देर में 1 डिग्री पूरी होनी है। बस वो 30 डिग्री पूरी करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर अगली राशि में चले जाएंगे। समझ गए? जी। हाँ, अब इसमें भी 5 अवस्थाएं हैं जैसे हमारी होती हैं। 0 से 6 डिग्री का बच्चा होता है, 6 से 12 डिग्री का टीन एज होता है, 12 से 18 डिग्री का यंग एज होता है, 18 से 24 डिग्री का प्रौढ़ावस्था का होता है मैच्योर, और 24 से 30 डिग्री का ओल्ड एज होता है। मतलब 30 को अगर 5 हिस्सों में बांट दूं तो 6-6 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जी। बस वैसे ही
बाकी इसका कोई आपके लिए यूज नहीं है, सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज। आपको मेन पढ़ना आना चाहिए कि आयु कितनी है। अब जैसे कि मैं आपको फिर से एक चार्ट शेयर करके दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर राहु महाराज 27 डिग्री के हैं, यानी कि ओल्ड एज के हो गए। 24 से 30 में आ रहे हैं ना। Yes, ma'am. अब चाहो तो, अगर नहीं मेरी बात समझ में आ रही तो ये उतार सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा ये उतार लो, ज्यादा दिक्कत लग रही है। सिंपल सी बात है, 6 का टेबल है। 0 से 6 चाइल्ड एज, 6 से 12 टीन एज, 12 से 18 यंग एज, 18 से 24 मैच्योर एज, और 24 से 30 ओल्ड एज। क्लियर? मैम जैसे हमारे जैसे उसमें होता है ना बाल्यावस्था ग्रस्त आश्रम, वही चीज है ना? हाँ, कह सकते हो। जी समझ में आई? जी। तो जो आपके ग्रहों के ऊपर लिखा होता है वो उनकी आयु होती है। अब एक बार एक कुंडली पढ़ते हैं, ठीक है? अब एक बार कुंडली पढ़ते हैं हम, कोई सी भी, देखते हैं कितना समझ में आया। मुझे लगता है आ गया आप लोगों को। अब ये देखो, जहां पे ला लिखा है, लगन, ला लगन, ये कुंडली का पहला घर हुआ। जी, वृष लगन की कुंडली है। पहले घर में वृषभ राशि है, वृषभ लगन। अब दूसरे घर में कौन सी राशि है? मिथुन। मिथुन। कौन सा ग्रह है? मंगल। कितनी डिग्री का है? 0। तीसरे घर में कौन सी राशि है? मतलब ये अभी अभी आया होगा इस घर में, अभी अभी शुरू हुआ होगा। तीसरे घर में कौन सी राशि है? कर्क। कौन सा ग्रह है? चंद्र। ग्रह चंद्र। चंद्र, ये देखो, 4 से जी। चंद्र कितनी डिग्री का है? 11। ये नहीं खा पाऊंगी, रखो। चौथे घर में, 11 मतलब मैम हो गया किशोरावस्था। हाँ, चौथे घर में, चौथे पर सिंह कन्या। कन्या नहीं है, सिंह है। युवा। हाँ। सिंह राशि, ठीक हाँ है। सिंह सिंह जी। पांचवें घर में अच्छा कन्या। कन्या। कन्या कौन सा ग्रह है? बुध भी है 17 डिग्री का, और शुक्र भी है 29 डिग्री का, ठीक है। छठे घर में तुला। तुला। केतु कितनी डिग्री का? 19। कितनी 19 डिग्री का? सूर्य। मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इसे, देखो, केतु 19 डिग्री का, और सूर्य 1 सूर्य डिग्री 1। का। सातवें घर में वृश्चिक। वृश्चिक। नहीं चाहिए, नहीं होगी, देखिए, ये सातवें घर में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। आठवें घर में धनु। नवें घर में, मकर। और ग्रह कौन सा है? शनि। हाँ, वो भी वक्री, 24 डिग्री का, वक्री। ठीक है। वक्री। 10वें घर में कुंभ राशि। कुंभ राशि। 11वें घर में मीन। कौन सा ग्रह है? गुरु। वक्री, वो भी 6 डिग्री का। 12वें घर में मेष राशि। कौन सा ग्रह है? राहु, वो भी वक्री, 19 डिग्री का। मैम जिस पे स्टार लगा है वो तो बकरी हो गया, हाँ, राइट। और मार्गी वाले को कैसे पहचानेंगे? मार्गी वालों पे कुछ नहीं लगा होता, बाकी मार्गी है, बस अच्छा। बात खत्म। क्योंकि ठीक वक्री है। हर ग्रह नहीं हो सकता ना, अच्छा इसलिए बस वक्री की पहचान होती है, बाकी मार्गी है, ठीक है। ठीक है। मैम और ये वर्गोत्तम और ऊंच नीच क्या होता है? हाँ जी, ये वर्गोत्तम और ऊंच नीच क्या ये होता है? सब सर ये नौमांशा के साथ देखा जाता है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। नौमांशा कुंडली के अंदर और हमारी वैदिक कुंडली के अंदर जो ग्रह कॉमन घर शेयर करते हैं उनको वर्गोत्तम कहते हैं। ये नौमांशा कुंडली में बहुत आगे का पार्ट है।
अभी फिलहाल जो शुरुआत में सीखने के लिए जरूरी है वो यही है। हम लोगों को नौमाइशा कुंडली की जरूरत ही नहीं होती, हम कैलकुलेटेड टेक्निक्स लगा रहे हैं। यहाँ सिर्फ 3 बातों की जरूरत होती है, वो मैंने आपको बता दी। आपको आयु पता हो, वक्री पता हो, और कौन सी राशि में है ये पता हो, बस। हाँ बोलो कनिष्का। मैम जैसे हमने शुरू किया जिसमें हमारा लग्न था उसमें नंबर 2 था, तो हमने नंबर 2 राशि से उसको सेट करना शुरू किया। अब जैसे किसी का नंबर 8 होगा तो 8 के बाद से वो सेट करना शुरू करेगा। पहले घर में वृश्चिक राशि है, हाँ बस वृश्चिक, सिंपल। ठीक है। समझ उसके में आ गई बाद बात? से वो बाकी सारी राशियां सेट करेगा। सेट आपने क्यों करनी है, वो तो की हुई मिल रही है, आपको तो पढ़नी है। अभी आपको कुछ नहीं करना है कनिष्का, कुंडली तो बनी हुई मिलती है, ओके मैम। आपको उसको रीड करना सिखा रही हूँ मैं। ओके मैम। एबीसी तो बना हुआ मिल रहा है, आपको तो पढ़ना आना है। समझ में आ गई बात? यस मैम। कितने लोगों को समझ में आया कुंडली पढ़ना? हाथ हैंड रेस करके बताओ। सुधा जी को, उषा जी। मैम हाँ जी। मैम जैसे पहले घर में राहु जो है, राहु पे स्टार लगा तो उसको तो हम देखेंगे नहीं। क्यों अच्छा क्यों नहीं देखना देखो? है। नहीं तो पहले घर में अगर कुछ भी है, ग्रह तो ग्रह ही है ना, आप उसको क्यों नहीं देखोगे? किसने कहा मत देखो? अच्छा लग्न में राहु है मैडम जो लिखा है वही पढ़ना है। पढ़ना और क्यों नहीं? लग्न के ऊपर नहीं। पहले तो मुझे ये बताओ, पढ़ना क्यों नहीं है? नहीं मैम थोड़ा सा मुझे वो हो गया था। मैडम जी जो लिखा है वही पढ़ना है, अपने आप से कुछ भी डिसाइड नहीं करना। ठीक है, और लग्न में जैसे लग्न के ऊपर 14 लिखा है। मैडम वो लगन की भी डिग्री होती है। अच्छा लगन की भी डिग्री होती है, ठीक है। और ठीक है ठीक है। जितना कराया उतना पढ़ना आया? जी हाँ बोलो कनिष्का। जी मैम मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे आपने हमें बोला था ना वो चार्ट अपना ड्रॉ करके रखने के लिए, तो वो मैंने ड्रॉ करके रखा था। तो उसमें मैम जैसे मेरा जो लग्न है, लग्न में नंबर 9 है। हाँ तो आप धनु राशि, धनु लगन के हो। हाँ धनु, और उसमें अभी जो हमारा वो चल रहा है ग्रह, वो केतु चल रहा है। हाँ हो सकता है। अच्छा जो लग्न, सॉरी, जो ग्रह कनिष्का और बात राशि को वो सुनो। सेपरेट करते हैं। हाँ कुछ नहीं हाँ। सेपरेट करता। आपके जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में था वो वही दिखाएगा। अच्छा मैडम ठीक है ये मैम। ग्रह चलते रहते हैं, मूवमेंट्स होती है ना। ये जो चार्ट हाँ। है ये उस समय की पिक्चर है जब आप पैदा हो गए थे। अब आप 10 साल ओके पहले मैम। ऐसे थोड़ी दिखते थे, ऐसे है ना, पिक्चर बड़ी हम्म होगी। लेकिन अब ऐसे ही जब आपका जन्म हुआ हम्म था, कौन सा ग्रह किस राशि में, आकाश में किस स्थान पे था। देखो आकाश गंगा गोल है, ओके, हम्म एवरीवन नोज। लेकिन हम गोल में ये डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा घर पहला कौन सा दूसरा। वहां पे सभी जो ग्रह हैं एक दूरी पर घूमते रहते हैं अपनी अपनी स्पीड से, ऑर्बिट है। यहाँ पे उसको 12 घरों के सेगमेंट्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया है समझने के लिए, ठीक है। अब जब हमारे जन्म के समय वो जिस भी डायरेक्शन में था, जिस भी पोजीशन में था, ये कुंडली वो बताती है। अब आपके जन्म के समय आपकी कुंडली के पहले घर में धनु राशि का उदय हुआ था, और वहां पर कौन सा ग्रह बताया आपने? केतु थे। सबका अलग है। मैं जब बकरी पैदा थे हुई थी, केतु। और केतु, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। मैंने बताया ना, राहु केतु राक्षस है, हमेशा ही उल्टे चलते हैं। अब मैं जब पैदा हुई थी, मेरे जन्म के समय तुला लगन था, वहां शुक्र बैठा था। सबका अलग है। आपको ये दिमाग नहीं लगाना है। अब आपके जन्म के समय की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर ने कर रखी है, उसने आपको निकाल के दे दी। अब आप आज से 10 साल पहले मोटे थे, पतले थे, छोटे थे, ये इस पे आपका अधिकार थोड़ी ना है। ये तो था, नेचुरल है। आपकी हाइट टाइम से बढ़ गई, नेचुरल है ना। तो फोटो खींची थी उस समय, वो उस समय की वैसी दिखती थी। तो आपके जन्म के समय ग्रह वहां पर थे उस स्थिति में, ये उसकी पिक्चर है। अब आपका सॉफ्टवेयर वो डिजाइन हो गया जो आपके जन्म के समय की पिक्चर है। मतलब आपकी जिंदगी में वो सबसे मेजर आर्कन है। आपकी जिंदगी की घटनाएं आपके इस लगन चार्ट ने डिसाइड करनी है। समझ में आई? इसी को रीड करना हम्म सीखना होता है। क्लियर? ओके मैम। ओके। हाँ
हाँ जी, next, और कोई? अंजू जी माइक्रोफोन बंद कर लो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ओके मैम, ओके। हाँ जी, और किसी की कोई क्वेरी? या तो सब कुछ समझ आ गया है या फिर बिल्कुल समझ नहीं आया जब सवाल नहीं पूछे जाते। या तो ये क्लास मेरिट लिस्टर है या फिर खुद समझ लो। मेरिट लिस्टर है, सबको समझ आ गया? मैम मैम एक बार और किसी और चार्ट पे समझा देते। कनिष्का इतना कंफ्यूज मत हो, कहाँ से क्या आया ये सोचना तुम्हारा माइंड नहीं है, या ये सोचना तुम्हारा दिमाग है? मुझे जवाब चाहिए, ये मैम सोच। मुझे मैम मुझे पता है कंफ्यूजन कहाँ हुआ, जब हाँ, हमने जिस टाइप पे अभी प्रैक्टिस किए ना, वो उसमें अलग है, लग्न में वो अलग है, वो वो तुम्हारा थोड़ी है। वो उसमें लग्न में नंबर 2 लिखा हुआ था, फिर 2 के बाद से हमने सारी राशियों को सेट करना शुरू किया मैंने सीरियल नहीं वाइज। सेट किया कनिष्का। लगन मतलब इज हमने पहला घर, लगन इज पहला घर, अच्छा, ये फिक्स है, ये रूल है, फॉर्मूला है ओके। कि लगन को फर्स्ट हाउस कहते हैं। कि अगर आप नोट करोगे, मैंने कल घरों के नंबर लिखवाए थे, तो वो वही जगह थी जिसको मैं लगन कह रही हूँ। कल तुमने घर बनाए थे, 12 घर बनाए थे, अपने हाथ से ड्रॉ किए थे 12 घर। हाँ, तो यस पहला मैम। पहला घर जहां है ना, पहला घर जहां है वही लगन है। अब वहां पे हम्म तुम्हारा 9 नंबर आ रहा है, करेक्ट? हम्म हम्म। तो मैं यही तो कह रही हूँ, पहले घर में धनु राशि, धनु, और मैम जैसे फिर उसके 9 के बाद अगर 10 है तो तो 10 दूसरे घर हमारा में मकर राशि। मकर है। ठीक है ठीक है। समझ गए? हाँ मैम समझ घरों गई। के नंबर लिखे हुए नहीं मिलेंगे, घरों के नंबर हमारे दिमाग में फिक्स होते हैं। ओके वो मैम। फिक्स है, वो जो 12 घर के नंबर है ना, वो फिक्स है, नोबडी कैन चेंज। अब वहां पे राशियां घूमती रहती हैं अपना टाइम, जैसे सबका ऑर्बिट है। अब हम्म। आप भी तो घूमते हो। हाँ मैम। आपका क्या है स्कूल का, हमारा फाइनेंस, जैसे कि हमारा स्कूल के सीबीएसई बोर्ड का टाइम क्या होता है? अरे मम्मी, सुबह 7 से 2। हमारा क्या होता है कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 31 मार्च को खत्म होगा, करेक्ट? स्कूल का पास हो गए, चलो अगली क्लास में। हाँ मैम। सिनेरियो है, 12 ठीक है महीने मैम। ऐसे ही, ये 12 घर है, बर्थडे टू बर्थडे। ठीक है मैम। क्लियर? ठीक है मैम। अभी क्लियर हो गया? हाँ मैम बिल्कुल। सब लोग, पुराने लोगों को याद है पुराने लोग क्या करते थे? बर्थडे पे जाते थे पंडितों के पास कुंडली दिखाने, ध्यान है? हमारे बच्चे का जी ये वाला साल कैसा जाएगा, ध्यान है? करते थे ना? बर्थडे वाले दिन क्या दान करे जी, मेरे पास आज तक आते हैं लोग, हमारा बर्थडे है उस दिन हमने क्या दान करना है? तो मैं कहती हूँ क्यों, उस दिन भगवान ज्यादा खुश हो जाएगा। हमेशा करना है जो करना है, हमेशा अच्छे काम करो, ये रिश्वत देने नहीं जाओगे, मेरा ये साल आया है। समझ में आया? और आजकल तो दान पुण्य से ज्यादा होता है एक्टिविटीज पकड़ना। किसी का एक्सीडेंट योग दिख रहा हो ना, उसको बोल दो भाई तू सुबह 5 बजे उठ और जिम जाके 1 घंटा रोज कसरत कर, पक्का बता रही हूँ एक्सीडेंट नहीं होगा, हल्की सी चोट लग जाएगी। जो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल योग होता है वही पैसे कमाने का भी योग होता है, वही ज्यादा बेटियां पैदा होने का भी योग होता है, वही डायबिटीज होने का भी योग होता है। अब अगर किसी की कुंडली में पारिवारिक जीवन बिगड़ रहा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो पैसा छाप सकता है, अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहा है तो बेटी पैदा होगी, और अगर कोई एकदम से वेट पुटअप करता जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना, भैया तुम्हें डायबिटीज तो नहीं हो रही है। समझ में आई बात? एक ही ग्रह सबके साथ अलग काम करता है क्योंकि उसने कर्मास का कौन सा साइकिल चुन लिया। अब आज मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसके चार्ट में बिजनेस का योग नहीं है और वो बिजनेस कर रहा है, मैं उसे कह चुकी हूँ कि तू पूजा पाठ का काम कर ले, वो मानने को तैयार नहीं है। फिर मैंने देखा ये पास्ट कर्मा से कौन सी एनर्जी लेके आया और कैसे इसका ग्रह एक्टिव होगा। मैंने उसको बोला ऑनलाइन का कोई भी काम ढूंढ, ऑनलाइन का काम करते ही तेरे को सही दिशा मिल जाएगी, क्योंकि जो उपाय बताती हूँ वो करता नहीं है, शनि इतना बिगड़ा हुआ है। अब आपको एक और निशानी बताती हूँ, जूते तो सभी पहनते हो ना,
आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैर को जरा सी मिट्टी लग जाए, चप्पल को जरा सी मिट्टी लग जाए, उसको साफ करते हैं बड़े अच्छे से। और जो तो साफ करता है, जिसके पैरों से स्मेल नहीं आती, जो जूते फटे पुराने नहीं डालता, पॉलिश करके एंड चमका के, शक्ल चमके ना चमके, जूता चमके, समझ लेना उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। निशानी है घिसे हुए जूते पहनना। मेरे पुराने बुजुर्ग कहते थे जूता घिस के मत चलो, गरीबी पीछा करेगी, याद है? सच में ऐसा होता है। आपके जूते, प्लैनेट्स को ना देख के आप बोल सकते हो बंदा कैसा है। आपके घर में कोई बंदा आया, उसने जूतों से पैर बाहर निकाला और चारों तरफ स्मेल फैल गई, क्या मजाल वो बंदा जिंदगी में काम सेट कर जाए। पैरों की एड़ियां फटी हुई हैं, क्या मजाल उसका दिमाग सेंटर में हो। छोटी छोटी चीजें हैं, एक्टिविटीज बता देंगी, क्योंकि राहु बिगड़ा हुआ है। आपकी लाइफ में ना आपके बॉडी पार्ट्स, आपके रिलेशंस, वो सब इंडिकेट कर देंगे। कुंडली की जरूरत नहीं होती ज्यादा। जब इंसान बोलता है, जब बैठता है, जब बात करता है। अब मैं कई बार कहती हूँ, देखो अभी भी देखो, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के कैमरा ऑन है, इनका शुक्र ठीक है, बाकी सबने शुक्र की वॉट लगा रखी। कैमरा फोबिया मेरे ओन करवाने से अच्छा नहीं हो जाएगा, धक्के से थोड़ी ना, मार मार के, थप्पड़ मार के थोड़ी ना कोई पैदा करेंगे हम किसी को। बट ध्यान रखना, शुक्र माने कैमरा, कैमरे से फैमिलियर हो रहे हो, अपने आप को बना संवार के रख रहे हो, फटे पुराने कपड़े, सब कुछ होते हुए, कई लोगों को ध्यान रखना, सब कुछ होते हुए भी ना कपड़े मतलब ज्यादा तरतीब से नहीं पहनेंगे, तैयार ज्यादा ढंग से नहीं होंगे, समझ लो शुक्र बिगड़ गया। कई लोगों को देखा है पूरा पूरा दिन सोए रहेंगे, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, सब कुछ है घर में, शुक्र बिगड़ गया। निशानी है, जैसे ठीक होने लगेगा ना, इंसान अपने आप से प्यार करना शुरू कर देगा। अपनी मेंटेनेंस, शुक्र वाले के सामने कैमरा ले आओ, स्टाइल मारने स्टार्ट कर देगा। मतलब बड़ा अपने आप को लेके कॉन्शियस हो जाएगा, मैं कैसा दिख रहा हूं। करेक्ट, ये नेचुरल है। किसी के घर में अगर कोई जेंट्स किचन के काम में बहुत इंटरेस्ट लेता हो, किचन का सामान मंगवाता हो, किचन के बर्तन मंगवाता हो, ऐसा है कोई? किसके घर में कौन है? मेरे हस्बैंड करते हैं। चौथे घर में सूर्य होगा। हाँ, उनकी मेरे आत्मा हस्बैंड किचन, उनकी आत्मा किचन में बसती होगी। वो खाना भी पकाते हैं, मैं हेल्प करती हूँ और वो पकाते हैं। चौथे का सूर्य, उनको किचन के लिए ना कुछ खरीद के लाने में बड़ी शांति मिलती होगी। और वो भी मिट्टी के बर्तन में मिल रहे हैं ना, वो लेके आते हैं। फिर एग्जैक्टली exactly. और आप उनकी बच्चा मर्जी का बर्तन किसी को गिफ्ट दे दो, घर में लड़ाई हो जाएगी। प्लैनेट्स बोलते हैं, आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है। अगर आपने उसको समझना शुरू कर दिया और उसके हिसाब से एक्टिविटी कर दी, कुंडली ठीक हो गई। एज सिंपल। ये है कुंडली, वो नहीं है ये दाल चीनी चावल, ये जो हम लोग करवाते हैं ना उपाय, रेमेडीज, ये कर दो वो कर दो। एक्चुअल ये सिर्फ, हाँ है रेमेडीज है, मैं भी करवाती हूँ, बट ये ना एक बार आपके दिमाग को सही रास्ते पे लाना होता है। असल उपाय तो हो ही नहीं पाता, बहाने ढूंढता बंदा ना करने के। अच्छा आज नहीं कल कर लूंगा, जो बड़ा प्रबल ग्रह होगा ना, मेरे अपने घर में होता है, सामान लाके रख देंगे, उपाय का उपाय नहीं होगा, घटना घटित हो जाएगी। इतना आसान थोड़ी होता है। और एक सबसे बड़ी बात, जिस दिन आप इस ज्योतिष के काम को किसी भी फॉर्म में, अध्यात्म को पकड़ लेते हैं, उसके 1.5-2 साल बाद आपके सभी ग्रह ठीक होने लग जाते हैं। एक्चुअली तो उसी दिन से ठीक होने लग जाते हैं, कारण आपने राहु केतु को साध लिया। ये केतु है, राहु तो फिर दिमाग है ना, केतु को साधोगे तो राहु तो दिमाग यूज होना शुरू हो गया, दोनों सद गए। इन दोनों ने ही तो सारी टीम खराब करनी है। विदेशी तो यही है तंग करने के लिए। जब ये दोनों करेक्ट होने शुरू हो जाते हैं तो बाकी चीजें बैलेंस हो जाती हैं। सबसे बड़ी रेमेडी है ये। ऑकुल्ट की किसी फील्ड में चले जाओ। अब पुराने समय में नहीं होता था, घर नहीं बस रहे होते थे तो लेडीज मंदिर की घंटियां खड़का रही होती थी, याद है? भगवान क्या बोलते थे? आप भगवान जी की सेवा करो, आप मंदिर की सफाई करो,
शिवलिंग की सेवा करना। राहु केतु करेक्ट होते हैं। शिवलिंग, शिव जी की जटाओं में सभी तरह के देव दानव लपेट रखे हैं उन्होंने, विषधर। ऐसा बोलते हैं कि जब दिवाली का दिया जलता है, मतलब, तो सब शिव जी की जटाओं में बंध जाते हैं। आप कभी नोट करना, सारे सरीसृप, सांप और ये जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, क्रिएचर्स हैं, छिपकलियां, ये सब 2-3 महीने काफी शिथिल पड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हाँ। जैसे ही शिवरात्रि की धूनी रमती है, शिव जी अपनी जटाएं खोलते हैं और ये सारे बाहर आ जाते हैं। सारे प्रकृति के सिस्टम सेट है। शिवलिंग की पूजा या शिवलिंग की सफाई यही है। इवन टॉयलेट्स की सफाई करते हैं, जो मर्सिडीज से उतर के लोग जाते हैं ना, बड़ी बड़ी जगहों पे टॉयलेट्स की सफाई करते हैं, और उनके धंधे ऐसे चमकते हैं। यस मैम। अपने घर में पानी का गिलास भी नहीं उठाते हो, उनका बस चले उनके मुंह में भी कोई पानी डाल दे, और वहां जाकर के सेवा करते हैं मर्सिडीज से उतर के। रेमेडी होती है ये, समझ में आई? बेसिकली अपने पूर्व जन्म के कचरे को साफ करना, आस्था से करना। राहु क्या है? वेस्ट, बेकार, मलेच। गुरु के घर में जाके करना, मंदिर में जाके करना। धन योग एक्टिव कर लिया। घर का टॉयलेट कभी करो ना, बुधवार के अलावा मत करना। अपने घर का टॉयलेट अपने हाथ से सिर्फ बुधवार को साफ करना। अगर बाकी दिन कर रहे हो तो ग्रह बिगाड़ रहे हो। काम वाली कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। खुद कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ बुधवार पकड़ो, काम बढ़िया चलेगा। मैम मैं तो रोज करती रहती हूँ पूरे घर की सफाई, घर वाले फिर गंदा कर देते हैं और मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, एक सामान एक भी इधर से सेकेंड, उधर हो जाए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो, पूरे घर वाले गंदा नहीं कर देते हैं, ये लाइफस्टाइल है। मतलब आपने एक बार कर दी सफाई, ओके, अब सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। आप अपना एरिया क्लीन रखिए, सबसे एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप इस चीज में भी बहुत ज्यादा चूजी हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वो कर देंगी, यहाँ से भी ग्रह बिगड़ जाएगा। अच्छा मैम, जैसे मैं किचन सेट करती हूँ ना, तो वो डब्बा, जैसे अगर किसी ने चीनी डाली अपने ग्लास में तो डब्बा नीचे छोड़ देते हैं खुला, ऐसा। मैम देखो, मैं इतनी पागल हो जाती हूँ ना देख के, फिर मैं वापस जाके ऐसे नहीं, ऐसे रखती हूँ अपना सब पागल काम छोड़ के। पागल मत हो। लिसन लिसन लिसन, पागल देखो, वो उनका कोई प्लेनेट होगा ऐसा। आप ना, अच्छा। कोई भी ना, जो भी घटना, जो भी इवेंट कर रहा होता है ना, वो जान के नहीं कर रहा होता है। यानी दैट मीन्स वो जिस समय वो काम करते हैं उसका दिमाग कहीं होता है, वो प्रेजेंट वहां होता है। सीधा सा मतलब है। अब उन्होंने वो काम किया और उसके बाद उनका दिमाग तुरंत कहीं और चला गया, वो उसको एज इट इज छोड़ के चले गए। करेक्ट? तुम जब जो काम करती हो तुम पूरी वहां होती हो। ये दोनों बातों में फर्क है। अब तुम क्या कर सकती हो? ओके, देखो, इसके दो तरीके हैं, प्रैक्टिकल से बता रही हूँ। पहला तरीका है, तुम्हारे पास टाइम है, पेशेंस है, जाओ बंद करो और रख दो, चिक चिक मत करो। दूसरा तरीका है, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है तो छोड़ दो। छोड़ दो, तुम नहीं करोगी, या तो वो जिम्मेवारी लेना सीख जाएंगे नुकसान के बाद। बोलोगी तो बोलेंगे इसको ज्यादा पड़ी है। जब तक आप किसी के कर्मों के बीच में आते हैं थप्पड़ खाते हैं, क्योंकि हाँ दे आर मैम। नॉट किड्स। वो बच्चे नहीं है ना, बच्चों को सुधारा जाता है। बड़ों को आप एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, चौथी बार कह रहे हो तो फिर आप बेवकूफ हो। फिर वो पता क्या लेकिन करेंगे, पता नहीं, खुद करेंगे। वो चीजें मेरी मेंटल हेल्थ को ही पता नहीं अफेक्ट करती है। जैसे थोड़ा सा भी बिखरा होता है ना सामान, तो फिर मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ, आप बट कर दो। मेरे को ना बार बार बिखरा मैंने होता है आपसे फिर यही मेरी। कहा ना, कनिष्का, दो ही रास्ते हैं। बिना हम्म। शिकायत के, आपको अच्छा लगता है, ये आपकी जरूरत है, आप कर दो, हम्म। बस दैट्स इट। नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो। दो ही इससे तरीके मैम होते हैं। नेगेटिविटी नहीं आती? हम्म? जैसे सामान ऐसे बिखरा रहता है, पड़ा रहता है, मतलब बिल्कुल ही अरेंजमेंट के साथ नहीं होता, तो मैम उससे नेगेटिव वाइब्स नहीं होती है? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम इस तरीके से सोचने लगोगी ना, तो फिर तो बहुत कुछ है। हर एक का अपना लाइफस्टाइल है। मैंने बोला ना, तुम अपना कॉर्नर क्लीन करो, तुम्हारे पास टाइम है तो हाँ। बिना शिकायत के। अब ये भी तो, जो तुम इतना ओवर थिंकिंग कर रही हो, या तुम लोग किट करके लड़ाई करोगी, या अपना मन हम्म। खराब करोगी, ये कौन सी हम्म। पॉजिटिविटी है? हाँ ये भी नहीं है, ये मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, इससे और किसी का थोड़ी ना कुछ जाना है। हाँ, दैट्स इट। मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमको लग रहा है तो तुम कर दो ऑर्गेनाइज।
है तुम्हारे पास टाइम, तुम्हारे पास पेशेंस है, स्टेमिना है, कर दो। नहीं है, ओके। पता है क्यों? जब तक आप सबकी जिम्मेवारी लिए रखते हो तब तक करता आप हो तो भोगता भी आप हो। कहां पर किस लिमिट तक करना है ये सीखना भी एक आर्ट है, ये लाइफ है। आगे वो लोग नहीं बढ़ते जो हमेशा हर चीज को अपने सर पे लादे फिरते हैं। जितना बोझा ले लोगे आगे कैसे बढ़ोगे? समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, तो उन्हें एहसास होने दो। दे आर नॉट किड्स। क्या होगा? गिरेगा ना ज्यादा से ज्यादा, लिसन, गिरेगा ही तो, खराब ही तो होगा। क्या करेंगे अब? या तो गलती महसूस हो जाएगी, या उसको रिप्लेस करेंगे, या उसकी सफाई करेंगे। ओके, तुमको ये नहीं बोलना है कहा था ना मैंने, अब कर रहे हो, ये भी नहीं बोलना है। जो खुद सीखेंगे ना गलती करके, कुछ लोग वहीं से सीखते हैं। जो दूसरों की हुई गलती से सीखता है वो सबसे समझदार और विद्वान होता है। जो अपनी गलती से भी नहीं सीखता है उसको सिखाने का कोई फायदा ही नहीं है। ओके, यस मैम। हाँ, इसके लिए मैम अपने जो मन को खराब मत करो। बताओ। मैम जो आपने बुधवार की रेमेडी बताई ना, बुध को टॉयलेट साफ करना है, हम्म, और अगर किसी का बुध ग्रह खराब हो तो उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, ठीक है। पहली बात, कोई ग्रह खराब नहीं होता, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता। पहले तो ये पिक्चर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको काम लेना आना चाहिए। रावण बहुत विद्वान थे, उन्होंने अपने दिमाग का गलत प्रयोग कर लिया, वो खराब हो गए। करेक्ट? जी मैम। कुछ भी आप सुनिए, आपकी बॉडी बताती है आपके ग्रह हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपके हाथ, हर जगह आपके ग्रह ही हैं जो आपके जन्म से हैं। आपका अगर कोई, मतलब आपको अपने आप से नफरत होती है क्या? होती है क्या? अपने आप को कोई मतलब अपने आप को कोई करता है क्या डिग्रेड? नहीं करता ना। तो अपने ग्रहों को भी मत करो। अपने ग्रहों को अच्छा या बुरा बोलोगे तो वो भी आपकी जिंदगी खराब करेगा। एक्सेप्टेंस एंड हाउ टू यूटिलाइज दिस, दैट इज एक्चुअली स्टडी। ये है हॉरोस्कोप रीडिंग। डरना भी नहीं, क्रिटिसाइज भी नहीं करना, और फूलना भी नहीं। अभी तक कितने साल जिए हो ना इन्हीं ग्रहों के साथ, ये आपका सॉफ्टवेयर है, जी रहे हो ना। समझ में आई बात? यस मैम। तो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट यूज। वो बोल देते हैं ना कई लोग, ये तो अपने माँ बाप पे भारी है। मुझे तो बहुत हंसी आती है कभी कभी उन लोगों पर। डर की राजनीति क्यों? कौन किस पे भारी है? सबके हिसाब किताब है भाई। मेरी बेटी का बर्थ 16 नवंबर का है, और अमिताभ बच्चन की पोती का बर्थ भी 16 नवंबर का है। 12 साल का फर्क है। मेरी बेटी 2000 बोर्न है, वो 2012 बोर्न है। ओके, तो सेम डेट ऑफ बर्थ होने के बाद में देखो, उसके अपने स्टार्स हैं सेम, और उसके अपने, करेक्ट? यस मैम। अब एक ही समय पर अंबानी के घर जब बच्चे पैदा हुए होंगे, दूसरे के घर भी पैदा हुए होंगे, सेम ही स्टार्स हैं। तो क्या कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं ऐसा हो जाता? क्या कोई ऐसा डिसाइड कर सकता है कि नहीं मेरा जन्म वहां होना चाहिए था, यहाँ कैसे हुआ? मम्मी पापा कोई चुन सकता है? नहीं, वो आपके कर्मज ने चुनाव किया हुआ है। मैं कहूँ, आजकल चलो प्लास्टिक सर्जरी से लोग अपने आप को खूबसूरत बनवा लेते हैं, बट फिर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। मैं अगर ये कहूँ कि भाई नहीं, मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए थी, मेरा कद ऐसा होना चाहिए था, मेरी आंखों का रंग, मेरे बालों का रंग ऐसा होना चाहिए था, नेचुरली मैं डिजाइन कर लूं, इज इट पॉसिबल? फिर जब वो पॉसिबल नहीं है और उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो, कोई जरा सा हमें कह दे तो मोटी है, तेरी नाक मोटी है, तेरी नाक टेढ़ी है, कितना बुरा लगता है, मन करता है ना थप्पड़ मारो। हाँ। वैसे ही अपने ग्रहों से भी प्यार करो, वो आपका सॉफ्टवेयर है, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है? यस मैम। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। और जिस जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे मैसेज करो, शायद इस बहाने मैसेज कर दो। एक चीज और पूछ लूं? हाँ, पूछिए। मैम जैसे ये आपने ये जो कुंडली वाला अभी जो लास्ट बताया, तो जैसे 10वां पहले घर में 10वीं राशि है, राइट? तो फिर वो आगे बढ़ती जाएगी राशि, दूसरे घर में 11वीं हो जाएगी? सीरियल ऑर्डर में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीड रिकॉर्डिंग, यहाँ पे कैसे पता चलेगा मुझे? ये जो मैं अपना नंबर दे रही हूँ इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। ये जूम तो अभी बंद हो जाएगा, मुझे क्या पता लवलीन जी कौन है, क्या है उनका नंबर। मेरे इस मैम नंबर पर व्हाट्सएप करो।
कॉल कर लो, नंबर भेजो, मैसेज करो, तब हाय मिलेंगे। दीदी। हाय दीदी, जय श्री कृष्णा, पूजा बोल रही हूँ, पहचाना? पहचान लिया पूजा, पहचान लिया। हाँ, आपका सेशन मुझे फर्स्ट ही इतना अच्छा लगा था कि कल से आपने फिर से लिंक डाला तो मैं फिर से ज्वाइन करके बैठी हूँ कि शायद फिर कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है। हाँ जी, जी मैम, ठीक से है। हाँ जी। ठीक है, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए मैसेज डालो, ओके। आ रही हूँ। माइक्रोफोन बंद करके घर पे बोलो। ठीक है मैम, आई थैंक यू सो होप मच। सबने नोट कर लिया होगा। ठीक यस है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, राइट, थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम। मैम